गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह और आज के सेशन में मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ अंग्रेजों द्वारा साम्राज्य का विस्तार। ठीक है, कल के हम लोगों ने सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो यूरोपीय कंपनियां हैं या यूरोपीय जो देश हैं वो कंपनियों के रूप में भारत में प्रवेश कर रहे हैं और भारत में प्रवेश करने का उनका जो पहला उद्देश्य था, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वो हुआ करता था व्यापार का विस्तार करना या व्यापार करना और व्यापार करके जितना अधिक से अधिक हो सके उतना ज़्यादा धन कमाना या फिर लाभ कमाना। ठीक, और इसमें जो है हमने देखा कि काफ़ी सारी जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत आती हैं। उसके में पुर्तगाली आते हैं, फिर डच, ब्रिटिश हो गए, उसका डेनिश आए, फिर आपका फ्रेंच आए, ठीक है ना। लास्ट में सबसे लास्ट में स्वीडिश भी आते हैं। तो 1616 के आसपास स्वीडिश आते हैं, पंजाब में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनका कोई खास रोल नहीं हमें देखने के लिए मिलता, तो उसको हम लोग पढ़ते नहीं हैं। कल तक का जो हम लोगों ने कल अपना सेशन को समाप्त किया था उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कर्नाटक युद्ध, और उस कर्नाटक के युद्ध से हम लोगों ने देखा था कि 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक के, जिसमें से लास्ट जो युद्ध होता है कर्नाटक का तीसरा, वो 1756 से 63 तक चलता है, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं या कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी बोलते हैं। उसमें हमने देखा था कि कैसे यूरोप में पेरिस की संधि हुई थी और उसमें फ्रांस और जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, उसके बीच में संधि हो गई थी। और भारत में जब हम लोग देखते हैं तो भारत में 1760 में फ्रांस अंतिम रूप से ब्रिटिश से पराजित हो गया था, अंग्रेजों से फ्रांस अंतिम रूप से 1760 में पराजित हो गया था। और उस दरमियान उसमें युद्ध हुआ था 1760 में वांडी वास का, जिसमें फ्रांस पराजित हो गया था। बाद में 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिससे भारत में भी इनके बीच में संधि हो जाती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और इससे जो है क्या होता है कि जो फ्रांस है उसकी जो सत्ता है, एक तरीके से जो पावर है वो समाप्त हो जाती है और उसको संधि करना पड़ जाता है कुछ शर्तों पर। शर्तें ये थी कि अब केवल पौंडीचेरी का क्षेत्र, चंद्रनगर का क्षेत्र, यही कुछ क्षेत्र हैं जो फ्रांस के अंतर्गत रहेंगे और बाकी सभी से फ्रांस को अपना जो प्रभाव है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अपने प्रभाव से बाकी सारे क्षेत्रों को मुक्त करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फ्रांस अब जो है भारत में सेना नहीं रख सकती, यानी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में सेना नहीं रख सकती। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया था 1760 ईस्वी तक पुर्तगाली तो पहले चले गए, बेदारा के युद्ध इससे 1 साल पहले 1759 में डच भी चले गए, डेनिश तो बिना झगड़े के ही वापस चले गए। बचे थे फ्रांस, केवल इस समय ब्रिटेन और फ्रांस दो ही ऐसी शक्तियां थी जो कि पावरफुल दिख रही थी हमें। तो अब इस 1760 में वॉन्डीवास का युद्ध हो रहा है और वॉन्डीवास के युद्ध से कल भी हम लोगों ने इसकी बात की थी। वॉन्डीवास का युद्ध पौंडीचेरी और मद्रास के बीच का क्षेत्र है वॉन्डीवास। इससे क्या हो रहा है कि फ्रांस की भी शक्ति समाप्त हो गई। अब फ्रांस भी भारत के दृष्टिपटल से फ्रांस भी अब उतनी बड़ी शक्ति नहीं रहेगी। तो अब केवल सबसे बड़ी जो शक्ति उभर के आई तो वो कौन उभर के आई? ब्रिटेन। यानी सबसे बड़ी शक्ति कौन उभर के आई? अंग्रेज। जो इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज थे, ये अब भारत में सबसे बड़ी शक्ति उभर के आए, यानी सारे यूरोपियंस को समाप्त करके अब एकमात्र यूरोपीय शक्ति है भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए तैयार है और वो शक्ति है ब्रिटेन। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ तक तो क्या था, जो यूरोपीय कंपनियों से जो इनका अभी तक संघर्ष हो रहा था, जो युद्ध हो रहे थे, वो तो सिर्फ अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो रहा था। ठीक, मैंने पहले बताया सारी कंपनियों का पहला उद्देश्य क्या है? अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना, व्यापारिक लाभ कमाना। 1760 ईस्वी आते आते सारी कंपनियां बाहर की, मतलब जो दूसरी कंपनियां थी वो भारत से जाना पड़ गया उनको, उनका प्रभावहीन हो गई वो। यानी कि 1760 का जो तक का जो इरा है वो तो क्या था? वो तो व्यापारिक हितों की पूर्ति करने का इरा था। यानी कि अपने उस हित में जो व्यापारिक हितों की पूर्ति है, यानी कि अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करने में जो इंग्लैंड, जो इंग्लिशमैन है, जो अंग्रेज हैं, वो सफल हो जा रहे हैं। सारी कंपनियां बाहर चली गई, अब केवल एक कौन रह गई? ब्रिटेन रह गया। अब देखते हैं हम लोग, जब इन्होंने अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति कर ली, व्यापारिक उद्देश्यों को पूर्ति करने में सक्सेस हो गए, अब ये क्या करेंगे? अब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ करेंगे। ठीक, पहले तो उनकी चुनौती यूरोपीय कंपनियां थी अदर, उनको उन्होंने भगाया।
ठीक है, उनको दबा दिया, उनकी शक्तियों को। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप अब जो भारतीय जो साम्राज्य है, छोटे छोटे जो भारतीय साम्राज्य हैं, उनको अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने प्रभाव में लाना चालू कर देंगे। हम देखते हैं कि 1760 का जो इरा है, इस समय तक भारत में तमाम छोटे छोटे साम्राज्य, स्वतंत्र जो साम्राज्य है वो स्थापित हो चुके थे। भारत में मुगल साम्राज्य 1707 ईस्वी में जब से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो 1707 ईस्वी के बाद एक जो सुदृढ़, एक शक्तिशाली जो मुगल साम्राज्य है, उस वो अब हमें समाप्त दिख रहा है। मतलब 1707 ईस्वी तक, औरंगजेब के समय तक तो मुगल साम्राज्य बहुत प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो उतने योग्य, उतने कुशल नहीं थे, ठीक है, वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं रहे, और इसी लूप होल का फायदा उठा करके, इसी कमजोरी का फायदा उठा करके, और बहुत सारे जो सूबेदार थे मुगल साम्राज्य में, सूबे बांटे जाते थे, ठीक है, सूबेदार बनाए जाते थे अलग अलग प्रांतों में। तो वो जो अलग अलग प्रांतों के जो सूबेदार थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जब भी केंद्र में, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं मिडिवल हिस्ट्री में भी, कि जैसे ही केंद्र कमजोर होता है तो राज्यों में क्या होता है, तुरंत विखंडन, शक्ति का क्या होता है, विकेंद्रीकरण चालू हो जाता है, ठीक। तो जो सूबेदार थे, उन सूबेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र करना घोषित कर लिया। उसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी प्रांतीय शक्तियां थी छोटी छोटी, जो इस समय तक, अब 1760 ईस्वी तक उभर करके बड़ी हो चुकी होते हैं, वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया होता है। एक तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय से ही कुछ, देखिए, अलग अलग हम लोग शक्तियों की बात करते हैं, और इनसे जो है, जो अंग्रेज हैं, एक एक करके, एक स्टेप बाय स्टेप इन पर अपना प्रभाव स्थापित करते चले जाएंगे। हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय से ही जो मराठा है, ठीक, औरंगजेब के समय से ही मराठा जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर चुके थे। शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने काफी शक्तिशाली अपना एक ग्रुप बना लिया था, ठीक है ना, काफी ज्यादा शक्ति का संगठन कर लिया था शिवाजी के नेतृत्व में। शिवाजी संघर्ष करते हैं, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी भी संघर्ष करते हैं। आखिरकार बाद में हम देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश है, ये मराठाओं पर भी आखिरकार नेतृत्व या अपना जो है प्रभाव स्थापित करने में सक्सेस हो जाते हैं। तो एक तो देखिए मराठा, इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर रखी थी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, पूना को उन्होंने अपना केंद्र बनाया हुआ था, हेडक्वार्टर। उसके बाद हम देखेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक और साम्राज्य स्थापित हो चुका था, जिसका नाम था मैसूर। दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक और जो है स्थापित हो चुका था, एक जो है एक स्वतंत्र अपने आप को घोषित कर रखा था, जिसमें से हम लोग नाम एक देखते हैं हैदर अली का। तो हैदर अली ने क्या किया था, 1760-61 के दरमियान, यही समय था जब गोंडीवास का युद्ध हो रहा है। इसी समय के दौरान हैदर अली ने, जो मैसूर का शासक था चिक्का कृष्णराज, तो उस चिक्का कृष्णराज को हटा करके, उसको अपदस्थ करके, और उसके जो मंत्री थे, इनकी बाद में भी हम लोग बात करेंगे, रंगराज और देवराज, इनको हटा करके और उस सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था। किसने? हैदर अली ने। उसी का पुत्र होता है टीपू सुल्तान। तो हम देखेंगे कि एक मैसूर राज्य भी एक स्वतंत्र घोषित हो चुका था 1760-61 ईस्वी में। हैदर अली ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी थी। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे सिखों ने भी अपने पंजाब के क्षेत्र में, पंजाब लाहौर के क्षेत्र में सिखों ने भी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी थी, अपनी एक राजधानी बना रखी थी, ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, मुगल साम्राज्य से जो अपने आप को अलग कर दिया था सिखों ने, ठीक। चलिए, उसी तरह से हम देखेंगे हैदराबाद में जो निजाम है, हैदराबाद के जो निजाम है, इन हैदराबाद के निजामों ने भी पहले कुछ समय तक तो वो लोग मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते रहे, लेकिन बाद में फिर क्या होता है कि अपने आप को इनने भी स्वतंत्र घोषित कर दिया, निजामों में भी। कल हमने पढ़ा था आसफ जाह निजामुल मुल्क का, ठीक है, आसफ जाह निजामुल मुल्क की 1748 में मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु होने के पश्चात फिर हम देखते हैं कि उसका जो पुत्र है नासिर जंग गद्दी पर बैठता है। नासिर जंग की हत्या करके मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग पढ़ेंगे निजाम को, हम लोग हैदराबाद के निजामों का भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और फिर एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हैं हम लोग बंगाल।
बंगाल में क्या होता है, बंगाल में जो नवाब हैं, बंगाल की भी हमें बात करना आवश्यक है और हम अवध की भी बात करेंगे। ठीक, तो बंगाल के क्षेत्र में बंगाल का जो नवाब था उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। पहले शुरुआत में तो जो पहला नवाब बनता है मुर्शीद अली, ठीक है, तो मुर्शीद कुली खां, वो तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं करता, वो तो हर साल मुगल साम्राज्य को नजराना भेंट करता रहता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं अलीवर्दी खां, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है, ये मुगल साम्राज्य को नजराना भेंट करना बंद कर देगा और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा। इसी वजह से एक तो मुगल साम्राज्य के साथ भी उसका टसल चल रहा है और साथ में उसी का फायदा उठा करके और जो अंग्रेज है वो अंग्रेज भी बंगाल पर अभियान करेंगे। उसी क्रम में हम लोग देख सकते हैं अवध का भी जो नवाब है, अवध की भी हम लोग बाद में बात करेंगे, उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। ठीक, 1760-65 के समय में शुजाउद्दौला यहाँ के नवाब हैं, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके रखा हुआ है, स्वतंत्र रूप से अपनी सत्ता चला रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग जो सूबे थे जो मुगल साम्राज्य के अधीन थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। बाकी अगर हम लोग बात करें राजपूताना वगैरह की, तो राजपूताना वगैरह तो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो कि कभी भी पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य के अधीन नहीं रहे, वो हमेशा ही अपने आप को स्वतंत्र ही बचा के रख पाए। कुछ क्षेत्र भले ही उस समय के लिए मुगलों के अधीन गए लेकिन फिर से वापस से वो मुक्त हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे कुछ मुख्य ऐसे ये साम्राज्य थे और आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टडी करेंगे तो फिर आगे भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे प्रत्येक के बारे में। तो कुछ ऐसे ये थे साम्राज्य थे जिन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर रखा था। इन्हीं में से देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो साबित हुआ है, यह अंग्रेजों को, ब्रिटेन को सबसे जो महत्वपूर्ण लग रहा था वो लग रहा था बंगाल। ठीक है, आज के हम लोग क्लास में हम लोग बात करेंगे बंगाल पर नियंत्रण, पूरे टॉपिक को लिखे हम अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण। ठीक, तो देखिए बंगाल दोस्तों एक ऐसा क्षेत्र था जो कि अपने संसाधनों के लिए, अपने व्यापार के लिए, ठीक है, अपने बंदरगाह के लिए, कृषि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र था। ठीक, बंगाल जो है उस समय काफी ज्यादा तो व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था, इसका जो बंदरगाह था व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। इस वजह से व्यापार का जो केंद्र था इसलिए काफी संपन्न हो चुका था ये। दूसरी बात, ये हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र था, साथ साथ गंगा और ब्रह्मपुत्र का ये जो पूरा क्षेत्र था, उस समय पूरा ये बांग्लादेश और बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये पूरा एक क्षेत्र होता था बंगाल का। साथ साथ हम देखेंगे बिहार और उड़ीसा। तो ये बिहार, उड़ीसा और बंगाल का जो क्षेत्र था, इनमें से मुख्य रूप से बंगाल ये अपने कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था। भाई कृषि का उत्पादन यहाँ बहुत अच्छा होता था। साथ साथ व्यापार के लिए अपना बड़ा प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, बंदरगाह था। और हम जानते हैं कि जलमार्गों की खोज हो चुकी थी। जलमार्गों की खोज हो जाने से क्या है, बंदरगाहों के द्वारा, समुद्री मार्ग के द्वारा, जलीय मार्ग के द्वारा क्या होगा, व्यापार होगा। यूरोपीय देशों में माल जाएगा, वहां से माल आएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से माल का आवागमन होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ये बंगाल का जो क्षेत्र है, तो ये बंगाल ब्रिटिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अंग्रेजों का लगा बंगाल जो है ब्रिटिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और महत्वपूर्ण क्षेत्र था क्यों, कारण क्या था इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र होने का, क्योंकि कारण था इसका आर्थिक और भौगोलिक स्थिति। ठीक, और ये महत्वपूर्ण क्षेत्र होने का कारण क्यों था, इसकी जो है आर्थिक और इसकी भौगोलिक स्थिति। अगर हम लोग समझ लेंगे कि बंगाल की आर्थिक और भौगोलिक स्थिति क्यों महत्वपूर्ण थी, क्यों जो ब्रिटिश हैं उनके लिए इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये, इतना इन्होंने इसको तवज्जो क्यों दिया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार क्यों जो है ब्रिटिशों ने इस पर अपना नियंत्रण सबसे पहले स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है, और क्यों जो है शुरुआत से ही जो मुगल एम्पायर था वो भी बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित करने के प्रयास में रहता था। बीच में शेर शाह सूरी आए, सूर्यवंश, वो भी जो है बंगाल के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में लगे रहते थे। ठीक,
तो हम देखेंगे कि जब भी कोई शक्ति स्थापित होगी वो सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र पे और बिहार के क्षेत्र पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि देखिए आर्थिक जो कारण है इसका, आर्थिक कारण में अगर हम देखेंगे तो जो बंगाल है वो अपने कृषि के लिए, अपने संसाधन के लिए और अपने व्यापार के लिए, ठीक है, इन 3 कारणों से जो बंगाल है वो आर्थिक दृष्टि से काफी ज्यादा समृद्धशाली, काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अगर हम भौगोलिक कारण की बात कर लें तो भौगोलिक कारण में अगर हम देखेंगे तो ये बंदरगाह शहर था। ठीक, दूसरी बात भौगोलिक कारण इसका देखेंगे हम, दोआब का क्षेत्र था। बंगाल को अगर हम बांग्लादेश को देखते हैं तो ये बहुत सारी नदियों के दोआब का क्षेत्र है ये, ठीक है ना, डेल्टाई क्षेत्र है। पद्मा और जमुना नदियों का डेल्टा वहीं पे हमें देखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारी नदियां हो, इसलिए ये क्या है, खादर भूमि का क्षेत्र है। तो भौगोलिक अगर स्थिति हम देखेंगे तो ये क्या है, ये खादर क्षेत्र है। खादर क्या होता है, नई जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। और दूसरा हम देखेंगे बंदरगाह नगर। ठीक, मतलब कि समुद्र के साथ इसकी कनेक्टिविटी, समुद्र के साथ इसका संबंध। उस समय बंगाल की दोस्तों राजधानी हुआ करती थी ढाका। बंगाल की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों क्या, ढाका। ठीक है, तो व्यापारिक केंद्र ढाका होगा। उस समय कलकत्ता वो था नहीं, कलकत्ता हम लोगों ने कल के टॉपिक में देखा था कि कलकत्ता को, कोलकाता को कलकत्ता नगर बनाया गया। तो अभी कलकत्ता अभी क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। ढाका उस समय क्या समृद्धशाली क्षेत्र था, व्यापारिक केंद्र था, बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। ये ढाका क्या थी, बंगाल की इसी वजह से राजधानी थी। ठीक, तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कृषि का विकास बहुत अधिक था। ठीक, अभी भी हम देखते हैं चावल के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से है पश्चिम बंगाल, जूट के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में। ठीक, संसाधनों में अगर हम बात करते हैं, संसाधन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा डेवलप क्षेत्र है। उससे जुड़ा हुआ जो बिहार है, बिहार का उस समय झारखंड बिहार का ही क्षेत्र होता था, वो जो है वहाँ पर बहुत सारे खनिज वगैरह मिल रहे थे हमको। ठीक है, यानी संसाधनों की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। व्यापार का तो ये केंद्र ही था, व्यापारिक केंद्र था ये बिल्कुल। जो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जो भी माल आता था वो पहले कहाँ आता था, इसी बंगाल के बंदरगाहों में आता था, और फिर वहीं से वो या तो स्थल मार्गों से या फिर जलीय मार्ग से, और कहाँ चला आता था, यूरोप जा रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि व्यापार के लिए भी बहुत समृद्धशाली था। अब चूंकि पुराने समय से बंगाल यूरोप के साथ और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार से जुड़ा हुआ है, बहुत पुराने समय से, एंशिएंट काल से, तो इसी वजह से अपने व्यापार के क्षेत्र में इतना अग्रणी होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो चुका था। ठीक है, ये जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था, ये काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, धन संपदा से बिल्कुल से मालामाल क्षेत्र था, ये खादर भूमि का क्षेत्र था। इस वजह से इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, खादर भूमि का क्षेत्र है, ये भी एक बढ़िया पॉइंट था। बंदरगाह क्षेत्र था ये, तो इसको भी हम लोगों ने देखा है, भौगोलिक क्षेत्र से ये भी काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण था। यही सब कारण थे मिला जुला करके जिन्होंने अंग्रेजों को बंगाल की तरफ आकर्षित किया। और अंग्रेजों को छोड़िए, जितने भी पहले हम लोग देखते हैं अभियान होंगे बंगाल के ऊपर, सबके पीछे यही एक कारण है, बंगाल की अकूत धन संपत्ति, बंगाल का ये जो व्यापार का जो अवसर है बंगाल पे, ठीक है ना, जो व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी धन संपत्ति के लिए, बंदरगाह के लिए जो महत्वपूर्ण है, यही सब कारण थे जिन्होंने सभी को बंगाल की तरफ आकर्षित किया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि बंगाल के प्रमुख शासक, ठीक, कैसे कैसे जो है, अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे बंगाल। अभी तो पहले बंगाल क्या था, मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब तक औरंगजेब रहा, बंगाल जो है एक अभिन्न अंग रहा मुगल साम्राज्य का। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हम देखेंगे 1717 का इरा हम देखते हैं। 1717 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का जो शासक है, जो उत्तराधिकारी है, वो था फर्रुखसियर। ठीक, 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट कौन है, फर्रुखसियर है।
ठीक है सर, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं आपसे, आपके मेंस में भी बंगाल से जरूर एक क्वेश्चन पूछ लेता है। वो पूछेगा कि बंगाल, यही महत्व वगैरह पूछेगा बंगाल का, कि क्यों जो है सारी यूरोपीय कंपनियां हो या फिर छोटे छोटे कोई भी जो है साम्राज्य हो, इन सभी ने बंगाल को अपने अधीन करने की कोशिश की। तो उसमें हमें बंगाल का जो ये व्यापारिक स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, सबका हमें बहुत ही डिटेल से एनालिसिस करना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से, आपके पीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप वनडे एग्जाम उठा लें, वनडे एग्जाम में भी यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे टॉपिक आपको थोड़ा सा बहुत ही धैर्य के साथ देखना है। तो हम देखेंगे 1717 ईस्वी में फर्रुखशियर कौन है? मुगल सम्राट है। अब फर्रुखशियर ने क्या किया? 1717 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुर्शीद कुली खान। ठीक ठीक 1717 ईस्वी में जो फर्रुखशियर है, ये मुर्शीद कुली खां को क्या बना देता है? बंगाल का नवाब बना देता है। ठीक, 1717 ईस्वी में क्या हो रहा है? मतलब फर्रुखशियर के फरमान के द्वारा जो मुर्शीद कुली खां है, इसको बंगाल का नवाब में कहेंगे, अभी तो नवाब नहीं बनाया, बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक, फर्रुखशियर 1717 ईस्वी में क्या करेगा? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बना देगा। और कुछ समय के बाद जो मुर्शीद कुली खां है, ये अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देगा। ठीक है, यानी कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाएगा फर्रुखशियर के द्वारा, और कुछ ही समय के पश्चात मुर्शीद कुली खां अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर देगा। ठीक है, मुर्शीद कुली खां ने अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, लेकिन इसने जो है इसको फर्रुखशियर को, जो मुगल जो सम्राट था, उसको ये लगातार उस पर अपनी आस्था व्यक्त करता रहा, उसको जो है अच्छे जो है उपहार वगैरह भेंट करता रहा। ठीक तो जब ये हर साल मुगल बादशाह को नजराना भेंट कर रहा है, तो उससे मुगल बादशाह को भी कोई समस्या थी नहीं। फर्रुखशियर वैसे भी एक अयोग्य शासक था, इतने बड़े साम्राज्य को वैसे भी हैंडल नहीं कर पा रहा था वो। तो उसने जब देखा कि बिना मुझे कोई भी टेंशन के, बिना ज़्यादा मेहनत करे, और मुझे बंगाल से एक प्रतिशत तो मुझे मिल ही रहा राजस्व का, मुझे नजराना हर साल मिल रहा है मुर्शीद कुली खां के द्वारा, तो ये भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करता इसके ऊपर। अब हम देखेंगे 1719 ईस्वी में ही, 2 साल बाद ही, 1719 ईस्वी में जो फर्रुखशियर है, ये मुर्शीद कुली खां को उड़ीसा की भी दीवानी दे देता है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां को क्या हो गया? उड़ीसा की भी दीवानी प्राप्त हो गई। क्योंकि देखिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा सब मुगल साम्राज्य के अधीन क्षेत्र थे, लेकिन 1719 ईस्वी में उड़ीसा की भी दीवानी राइट्स या सूबेदारी कह दिया जाए। ठीक है, दीवानी राइट्स या सूबेदारी प्राप्त हो जा रही है। अब जो है बंगाल से तो इसको मिल ही रहा था परसेंटेज, अब इसको उड़ीसा से भी इसका परसेंटेज मिलना चालू हो गया। ठीक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कोई समस्या थी नहीं। मुर्शीद कुली खां, इसलिए जो है मुर्शीद कुली खां को कभी पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम नवाब, तो बंगाल का प्रथम नवाब हम लोग इसीलिए वजह से किसको कहते हैं? मुर्शीद कुली खां कहते हैं। लेकिन देखिए अभी भी अगर हम कहें कि क्या ये स्वतंत्र था, अपने आप को नवाब तो घोषित कर दिया था, लेकिन क्या ये स्वतंत्र था? इसने अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित किया हुआ था, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी? तो नहीं, क्योंकि क्या ये अभी भी जो मुगल सम्राट है उसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है, उसको हर साल जो है टैक्स भेज रहा है, हर साल उसको नजराना के रूप में अपना जो आमदनी है उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत भेज रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे जो मुर्शीद कुली खां है, उसने सबसे पहले क्या किया कि राज्य की जो आमदनी है उसको बढ़ाने का और आमदनी को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। अब देखिए मुर्शीद कुली खां नवाब बन चुका है, अब मुर्शीद कुली खां भी अपनी आमदनी को, अपने जो राज्य है बंगाल और उड़ीसा है, इसकी आमदनी को, उस राजस्व को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो इस राजस्व को बढ़ाने के प्रयास में मुर्शीद कुली खां क्या करेगा? मुर्शीद कुली खां जो जागीर भूमि है,
मुर्शीद कुली खां अपने राज्य की जो जागीर भूमि थी, इन जागीर भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर देगा। खालसा भूमि क्या होती है? खालसा भूमि जो सरकारी जगह होती थी उसको बोलते थे हम खालसा भूमि। जागीर भूमि क्या होती है? तो मुगल का मतलब जब से अकबर वगैरह के काल से, उसके पहले से भी हम लोग देखते हैं, बहुत एक प्राचीन समय से ही जागीरदारी प्रथा चली आ रही थी, यह जागीर बांटने की प्रथा चली आ रही थी। इसमें क्या होता था कि हम लोग सल्तनत काल से देखते हैं जागीर प्रथा को। इसमें क्या होता था कि जो भी अधिकारी होते थे या जो सैनिक होते थे या फिर जो सूबेदार होते थे प्रांतों के, उनको वेतन न दे करके, नगद तनख्वाह न दे करके उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप उसी से आप राजस्व वसूलिए और अपनी और अपने सेना का खर्चा चलाइए। तो उसको हम लोग क्या कहते थे? जागीर, जागीर दे दी जाती थी। ठीक है ना, जमींदारी अलग चीज है, जागीर अलग चीज है। ठीक है ना, जो जागीर दे दी जाती थी वो जमींदारी तो होती थी कि जो सरकार वो अपने अधीन में देती थी उस क्षेत्र को, और उसमें राजस्व वसूलने का उसको एक ठेका टाइप का दिया जाता था, वो जागीरदारी प्रथा होती थी। जागीर में क्या है? उस क्षेत्र को दे दिया गया, कहा गया आप इसी क्षेत्र से आप अपनी तनख्वाह प्राप्त करिए, इसी क्षेत्र से जो भी कमाई होगी उसी से आप अपनी सेना को और अपना जो क्षेत्र है उस मतलब अपनी सेना को और अपना खर्च, अपने परिवार का खर्च चलाइए। ठीक है, तो जागीर होती थी। इस समय तक आते आते, मुर्शीद कुली खां के समय तक आते आते जो जागीर भूमि है वो इतनी ज्यादा हो गई थी कि जो सरकारी भूमि है वो कम पड़ गई। अब भाई सभी अधिकारियों को जागीर भूमि बांट दी गई थी, तो अब उससे जो राजस्व जो प्राप्त होता था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि जागीर भूमि की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। जागीर तो जो जागीरदार था उसी को प्राप्त होगी। तो क्या था, जो खालसा भूमि जो सरकारी भूमि थी जिससे कि इनको टैक्स मिलता था वो बहुत कम हो गई थी। तो मुर्शीद कुली खां क्या करेगा? सबसे पहले जो ये जागीर भूमि है, जो जागीरें बांटी गई थी, उन जागीरों को वापस लेना चालू कर देगा और इन जागीर भूमि को क्या कर देगा? ये खालसा भूमि में, ये सरकारी भूमि में कन्वर्ट कर देगा। और फिर इन जागीर जो खालसा भूमि है, इन खालसा भूमि को ऊंची बोली लगाकर, ऊंची बोली लगाकर क्या करेगा? इन पर जो है राजस्व वसूलने का टेंडर बांट देगा। ठीक, चलिए यहां तक समझ है, मतलब जागीर भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो ये खालसा भूमि है, जो सरकारी भूमि है, इस पे अब ये क्या करेगा? इस पे अब ये बोली लगवाएगा और जो सबसे ऊंची बोली लगाएगा उसको ये भूमि दे दी जाएगी। कहा जाएगा अब आप इससे क्या करिए? इससे आप राजस्व वसूलिए। ठीक है, यानी कि वो जो भाई अपनी सरकारी भूमि पर जो नागरिक जो जनता है वो क्या कर रही है? खेती कर रही है। और एक किसी व्यक्ति को पकड़ा गया, उससे कहा गया कि आप मुझे, उससे कहा गया कि इतनी रकम आप कोष में जमा कर दीजिए या आप इतना जो है टेंडर, एक तरीके से टेंडर दिया गया। और जो सबसे ज्यादा बोली लगा देता था उसको राइट्स दे दिए जाते थे, उसको एक समय के लिए उसको अनुबंध कर दिया जाता था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था और वो फिर क्या करेगा? उस क्षेत्र से लगान वसूल करने का अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाएगा जो कि ऊंची बोली लगा करके जिसने ये लगान वसूल करने के राइट्स ले लिए हैं, अधिकार ले लिए हैं। ठीक है, यानी कि हम देखेंगे ऊंची बोली लगाकर लगान वसूलने का अधिकार दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे जो है मुर्शीद कुली खां का जो क्षेत्र है, इसके जो राज्य है, इसकी आमदनी बढ़ने लग गई। ठीक है, और देखिए यही जो व्यवस्था है ना, ऊंची बोली लगाकर लगान वसूल करने का जो अधिकार जो दिया गया, इसी व्यवस्था को दोस्तों इजारा व्यवस्था भी कहते हैं, इजारा व्यवस्था। ठीक, और वो जो व्यक्ति जो ऊंची बोली लगा करके इन जमीनों को लेते थे, ऊंची बोली लगाकर टेंडर ले लेते थे, उन्हीं को हम इजारेदार कहते थे। ठीक है, यही क्या थी? इजारा व्यवस्था थी। साथ ही मुर्शीद कुली खां एक काम और करता है कि ये जो किसान थे, इसके साम्राज्य के, इसके जो राज्य के जो किसान थे, उनको तकावी ऋण वितरित करता है। तकावी ऋण क्या होता है ये भी हम देखेंगे। क्या करता है देखिए दोस्तों, ये तकावी ऋण देता है किसको? किसानों को। देखिए तकावी ऋण क्या होता था? तकावी ऋण ये होता था कि मतलब पहले ही किसानों को एक रकम दे दी जाती थी और कहा जाता था आप इससे जो है, इससे आप खेती वगैरह करिए और खेती करने के बाद फिर आप जब फसल आपकी बिके उससे आप जो है ये पैसे वापस दे दीजिए। या फिर कुछ इसी तरह की व्यवस्था अंग्रेज भी लेकर के आए थे। उन्होंने क्या किया था? पहले से ही एक रकम दे दी जाती थी और फिर उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट करा लिया जाता था कि अब किसान जो भी उत्पादन करेंगे वो
उन्हीं को बेचना पड़ेगा, अंग्रेजों को ही बेचना पड़ेगा। तो ये तकावी ऋण वैसी एक व्यवस्था थी, यानी कि पहले ही एक अग्रिमी ऋण दे देना, ठीक है। और उसी ऋण को लेकर के किसान क्या करते थे, अपना जो भी बीज वगैरह था, अन्य जो खर्च लगते थे खेती में, उनको सब वहन करते थे। तो ये सब तकावी ऋण था। तो मुर्शीद कुली खां क्या करता है, तकावी ऋण की भी व्यवस्था करता है। इन सब देखिए, इन सब जो इसने कार्य किए, इन सब कार्यों से जो इसका जो राज्य है, इसकी आमदनी काफी बढ़ गई। और नवाब, ये जो बंगाल है, ये पहले से भी काफी संपन्न क्षेत्र था, और इसके इन सब प्रयासों से कृषि का और अधिक विकास हुआ। ठीक, देखिए चूंकि इसको पता था कि बंगाल की आय का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, एक तो कृषि, बंगाल की आय का सबसे प्रमुख स्रोत है कृषि, और दूसरा क्या है, व्यापार। और ये दोनों ही चीजें, चाहे कृषि हो चाहे व्यापार हो, ये दोनों ही किस पर निर्भर करेंगे, किसानों पर निर्भर करेंगे। क्योंकि अगर किसान अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो कृषि का विकास नहीं होगा, और किसान अगर उत्पादन नहीं करेंगे तो व्यापार किस चीज का होगा, ठीक है। इसी वजह से ये किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए तकावी ऋण लेके आया। इससे क्या हुआ, बंगाल का जो है बंगाल का तीव्र आर्थिक विकास हुआ। एक तो वैसे भी जो है काफी समृद्धशाली था, इन सब प्रयासों से और ज्यादा विकास हुआ। वहां अंग्रेज बैठे हैं, उनकी आंखें और चकाचौंध हो गई कि यार ये बंगाल जो दिन प्रतिदिन समृद्धशाली होता चला जा रहा है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि अब ये क्या करेगा, जो मुर्शीद कुली खां है अपनी राजधानी का स्थानांतरण करेगा, और अपनी जो राजधानी है उसको ढाका से जो है लेके जाता है कुमसुदाबाद। ठीक, अपनी जो ये राजधानी है, इस राजधानी का स्थानांतरण ढाका से कुमसुदाबाद कर देगा। और ये जो कुमसुदाबाद है दोस्तों, इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया जाएगा मुर्शिदाबाद। मतलब ये अपने नाम पर, इस कुमसुदाबाद का नाम अपने नाम पर रख देगा, मुर्शीद कुली खां इसका नाम है, तो मुर्शिदाबाद इस जो है इस शहर का नाम मुर्शिदाबाद कर देगा। तो हमने देखा किसके बारे में, मुर्शीद कुली खां के बारे में। 1717 में नवाब बना, 1717 से 1727 तक ये नवाब रहता है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद कौन स्थानांतरित करता है, तो यही मुर्शीद कुली खां। तकावी ऋण किसने प्रारंभ किया वहां पर, मुर्शीद कुली खां ने, ठीक है। तो इस तरह के हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देख लिए। इजारेदारी प्रथा वैसे भी चल रही थी, बट यहाँ पर इसने क्या किया था कि बड़ी संख्या में जो जागीर भूमि थी उसको खालसा भूमि में कन्वर्ट करने का प्रयास किया था। तो ये भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे 1717 ईस्वी में, यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ प्रत्येक नवाबों का नाम। सबसे पहले हमने देखा मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी। फिर हम देखेंगे सुजाउद्दीन 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी, ठीक है। अब जो है मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है 1727 ईस्वी में। तो 1727 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां का दामाद, मुर्शीद कुली खां का दामाद नाम क्या है, सुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां का दामाद सुजाउद्दीन क्या बनेगा, बंगाल का नवाब बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जब बंगाल का नवाब बन गया 1727 ईस्वी में, ये भी जो मुगल सम्राट है उसके प्रति अपनी वफादारी दिखाएगा, उसके प्रति अपनी आस्था रखेगा, उसको जो है हर साल प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में नजराना भेंट करता रहेगा। तो इससे खुश होकर के जो मुगल सम्राट था उसने 1733 ईस्वी में इसको बिहार का भी क्षेत्र दे दिया, बिहार का भी सूबेदार इसको बना दिया गया, ठीक है ना। और इससे कहा गया कि अब आप जिस तरह उड़ीसा और बंगाल, चूंकि मुर्शीद कुली खां के समय से ही उसके नियंत्रण में है, तो अब इससे कहा गया कि जिस तरह बंगाल और उड़ीसा से आप राजस्व का संकलन करके और हमको एक प्रतिशत भेज रहे हैं, वैसे ही आप बिहार की भी सूबेदारी लीजिए, और यहाँ पर भी आप क्या करिए, वही इजारेदारी व्यवस्था लगा करके और लगान का एक निर्धारित एक प्रतिशत हमें एक जो भाग है वो हमको भेजते रहिए, ठीक है। तब सुजाउद्दीन को बिहार में मिल जा रहा है कब, 1733 ईस्वी में। इस समय देखेंगे हम, इस समय मुगल सल्तनत का सम्राट कौन है, कौन मुगल सम्राट है, मुगल सम्राट इस समय मोहम्मद शाह जो है, कौन है, मोहम्मद शाह है मुगल सम्राट।
ठीक है। मोहम्मद शाह इस समय मुगल सम्राट है। 1733 ईस्वी में क्या हो रहा है, सुजाउद्दीन को बिहार की भी सूबेदारी दे दी जा रही है। अब देखेंगे हम कि जो बंगाल का जो नवाब है इसके अधीन में तीन तीन क्षेत्र आ गए, बिहार भी आ गया, उड़ीसा भी आ गया और बंगाल तो है ही, और तीनों ही काफी समृद्धशाली क्षेत्र हैं, जिनमें से उड़ीसा और जो बंगाल है वो तो बंदरगाह क्षेत्र है। रही बात बिहार की, तो बिहार भी खादर भूमि का क्षेत्र है, दोआब का क्षेत्र है बिहार भी, कृषि के लिए काफी अच्छा क्षेत्र है, मानसून के लिए भी काफी बेहतर क्षेत्र है, यानी कि कृषि के उत्पादन में अगर हम देखते हैं कृषि के उत्पादन में की दृष्टि से काफी बेहतर क्षेत्र है बिहार। तो इन तीनों ही क्षेत्रों को इनको क्या मिल जा रहा है, इजारेदारी, तीनों ही क्षेत्रों की इनको सूबेदारी मिल गई, जिससे जो ये बंगाल है इसका और अधिक विकास हुआ। ठीक, जो नवाब है, नवाब और ज्यादा समृद्धशाली होता चला गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो सुजाउद्दीन है, ये सुजाउद्दीन ही क्या करेगा 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में अलीवर्दी खां को, अलीवर्दी खां को अपने प्रशासन में सहायता कर रही, तो अलीवर्दी खां को क्या करेगा, अब जो बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त कर देगा। हमने क्या देखा, सुजाउद्दीन ने क्या किया, अलीवर्दी खां को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, अलीवर्दी खां को जो है इसने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलीवर्दी खां को क्या कर दिया गया, बंगाल का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। मीन्स की क्या है कि देखिए सबसे पहले तो जो सुजाउद्दीन था यही जो है एक तरह से मुगल सम्राट के अधीन था, सूबेदार ये था, इसने अपने नीचे अलीवर्दी खां को नियुक्त कर दिया, यानी कि नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया। मतलब अब सारा एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य कौन करेगा, अलीवर्दी खां करेगा। ये वहां से पूरा राजस्व वगैरह का संकलन करके भेजेगा कहाँ, सुजाउद्दीन के पास। सुजाउद्दीन अब जो है एक हिस्सा कहाँ भेजेगा, मुगल सम्राट के पास भेजेगा। तो एक हायरार्की बन रही है। अब जब अलीवर्दी खां देखिए आ गया, अब धीरे धीरे अलीवर्दी खां भी प्रशासन में जुड़ गया, अलीवर्दी खां भी शक्ति का केंद्रीकरण करने लग गया, समझ गए कैसे प्रशासन चलाना है, कैसे जो है राज्य को चलाना है। अलीवर्दी खां भी धीरे धीरे ट्रेंड हो रहा है। अब इसी बीच क्या हो रहा है, इसी बीच हम लोग देखेंगे कि 1739 ईस्वी में इस सुजाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक, 1739 ईस्वी में दोस्तों हम देखेंगे कि सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई। 1739 में ये सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के पश्चात इसका उत्तराधिकारी बनेगा इसका पुत्र, जिसका नाम है सरफराज खां। ठीक, तो हम देखेंगे कि अब इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बना, सरफराज खां। 1739 से 1740 ईस्वी, केवल एक साल। सरफराज का बहुत ही अयोग्य अकुशल शासक सिद्ध होता है। इसका जो है प्रशासन में कोई इसका इंटरेस्ट ही नहीं था, हमेशा विलासतापूर्ण जीवन में लगा रहता था, ना ही जो है सेना की संरचना को देख रहा था, ना ही इसने एडमिनिस्ट्रेशन कार्यों को देख रहा था, ना ही रेवेन्यू कार्यों को देख रहा था। इसने सारी जिम्मेदारी किसको सौंप रखी थी, अलीवर्दी खां को सौंप रखी थी। अलीवर्दी खां को पूरी जिम्मेदारी सौंप करके और ये बढ़िया आराम से अपनी ऐश की जिंदगी जी रहा था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसकी कमजोरी का लाभ उठा करके अब अलीवर्दी खां क्या करेगा कि इसके विरुद्ध एक अभियान कर देगा। भाई अलीवर्दी खां देखिए अब इस समय तक शासन प्रशासन को समझ चुका है, अब देख रहा है कि भैया सरफराज खां भी एक अयोग्य शासक है, इसका कुछ ध्यान ही नहीं है, ना ही प्रशासन में ध्यान है, ना ही राजस्व के संकलन में ध्यान है, कोई ध्यान नहीं है। तो अब इसकी सरफराज खां की कमजोरी का फायदा उठा करके, इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर क्या होगा कि जो अलीवर्दी खां है, जो अलीवर्दी खां है ये क्या करेगा, इस पर अभियान कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। ठीक है ना, ये अभी अपनी अलीवर्दी खां भी समझ चुकी, सेना प्रशासन को सब अलीवर्दी खां ही देख रहा है, तो इसने क्या किया, एक सेना अपने नेतृत्व में भी कर रखी थी, बना रखी थी एक सेना, और उस सेना की मदद से इसने सरफराज खां पर आक्रमण कर दिया। अब जब इसने आक्रमण किया तो अब इन दोनों के बीच में
सरफराज खान और अलीवर्दी खां के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध को दोस्तों नाम देते हैं, कहीं कहीं आपको गिरिया का युद्ध भी लिखा हुआ मिलेगा, कभी कभी घरिया का युद्ध भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, वैसे घरिया का युद्ध आप याद रखिए, गिरिया या घरिया का युद्ध। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में घरिया का युद्ध होता है कब? 1740 ईस्वी में। मात्र एक साल बाद ही 1740 ईस्वी में दोस्तों क्या होगा? घरिया का युद्ध हुआ, और घरिया के युद्ध के बाद ये अलीवर्दी खां क्या करेगा? इस सरफराज खां की हत्या कर देगा। सरफराज खां पराजित हो गया, पराजित करने के बाद अलीवर्दी खां इस सरफराज खां की हत्या कर देगा, और हत्या करने के बाद अपने आप को अब यहाँ का शासक घोषित कर देगा, अपने आप को यहाँ का क्या घोषित कर देगा? और अपने आप को ये अपने यहाँ का जो है स्वतंत्र नवाब घोषित कर देगा। हम देखते हैं अगला जो है कौन है? अलीवर्दी खां। 1740 से 1756 ईस्वी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? सरफराज खां की हत्या हो गई यहाँ पर, और सरफराज खां की हत्या करने के बाद अलीवर्दी खां अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र नवाब घोषित कर देगा। ठीक, 1740 ईस्वी में इसने अपने आप को स्वतंत्र नवाब घोषित किया। अब हम देखेंगे, क्योंकि जो अलीवर्दी खां है, इसने अपने आप को गलत तरीके से नवाब घोषित कर रखा किया हुआ था। एक सेनापति था ये, एक जो प्रशासन का एक अधिकारी था, और इसने विद्रोह करके और फिर नवाब को की हत्या करके और अपने आप को इसने वो घोषित किया था, बंगाल का नवाब घोषित किया था। इसी वजह से ये अब मुगल सम्राट को भी अपने पक्ष में लेना चाहता है, समझ रहा है कि कहीं मुगल सम्राट मेरे खिलाफ कोई एक्शन न ले ले। इस वजह से अलीवर्दी खां क्या करेगा? मुगल सम्राट को खुश करने के लिए, जो मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह, ये भी एक अयोग्य शासक ही था, मोहम्मद शाह भी, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता था राजकाज में। तब ये क्या करेगा कि मोहम्मद शाह को ये काफी भारी मात्रा में घूस भेजेगा, मतलब बहुत महंगे महंगे उपहार, बहुत सारी संपत्ति वगैरह। तो अलीवर्दी खां अब देखिए महत्वपूर्ण, चूंकि अब यहीं से चालू होगा, अभी तो ठीक थी अलीवर्दी खां, और इसके बाद सिराजुद्दौला, यहाँ से जो है मुख्य बंगाल का जो चीजें हैं, जो कि जस्ट टोटल में बंगाल दिख रहा है, यहाँ से चालू होगा। हमने देखा सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां 1740-1756 ईस्वी तक क्या हो रहा है? ये जो है बंगाल का नवाब बन गया। अब बंगाल का नवाब बनने के बाद ये सबसे पहले काम क्या करेगा? क्योंकि गलत तरीके से इसने नवाब की गद्दी प्राप्त की हुई थी, इसलिए जो मुगल सम्राट है मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह को खुश करने के लिए ये क्या करेगा? मोहम्मद शाह को भेंट व घूस भेजेगा। इतना ज्यादा धन दौलत पाके, इतनी बढ़िया गिफ्ट वगैरह पाके मोहम्मद शाह भी पिघल जाता, वो भी राजी हुआ था कि ठीक है भाई, चले हमें क्या, हमें तो राजस्व से मतलब, वो चाहे सरफराज खां नवाब हो, चाहे अलीवर्दी खां हो। तो जो ये मोहम्मद शाह है अलीवर्दी खां को भी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलिए आप ही जो है बंगाल के नवाब है। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे ही जो है शुरुआत में तो ये अपनी आस्था प्रकट करता है अलीवर्दी खां मोहम्मद शाह के प्रति, लेकिन जैसे ही अपने आप को सुदृढ़ कर लेगा, अपनी स्थिति को मजबूत कर लेगा नवाब की गद्दी पर, अपनी जो स्थिति है इसको मजबूत कर लेगा, तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद ही तुरंत ये क्या करेगा? मोहम्मद शाह को जो हर साल जो नजराना भेज रहा था, हर साल एक कर की जो राशि भेज रहा था, उस कर की राशि को भेजना बंद कर देगा। ठीक है, कुछ समय बाद हम देखेंगे, कुछ समय बाद ही अलीवर्दी खां स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। ठीक है, और मुगल सम्राट को वार्षिक जो है उसकी जो परसेंटेज था, जो हर साल भेजी जाने वाली जो वार्षिक राशि है, वार्षिक राजस्व का भाग भेजना बंद कर देगा। ठीक है, तो हमने देखा कि देखिए अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि पहला बंगाल का नवाब कौन है,
तो उस कंडीशन तो हम लोग बताएंगे कि मुर्शीद को लिखा, क्योंकि पहला तो वही था, अली वो स्वतंत्र नहीं था। लेकिन अब जैसे देखते हैं कि पहला स्वतंत्र नवाब कौन है बंगाल का, तो हमको देखना है अलीवर्दी खां। ठीक है, अब अलीवर्दी खां ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, स्वतंत्र रूप से भी शासन चलाने लग गया। अब जो ये मुगल जो एम्पायर है मोहम्मद शाह, शुरुआत में तो ये जो है अलीवर्दी खां से प्रसन्न हो गया था, ठीक है, एक बड़ी घूस की राशि मिल गई थी। लेकिन जैसे इसने बंद कर दिया तो अब इसके साथ भी इसका संघर्ष होना आवश्यक हो गया। अब हम देखेंगे 1756 में क्या हो रहा है। 1756 में इस अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हो जा रही है, और यहीं से जो प्लासी का जो युद्ध है इसका एक बैकग्राउंड तैयार होना चालू हो जाता है। 1756 में हमने देखा जो अलीवर्दी खां है इसकी मृत्यु हो जा रही है, ठीक, और इसकी मृत्यु के साथ ही इसके पुत्री का पुत्र यानी कि इसका नाती जिसका नाम है सिराजुद्दौला। ये कौन है? अलीवर्दी खां का नाती है, पुत्री का पुत्र, ठीक है। इसकी पुत्री का पुत्र जो सिराजुद्दौला है, ये क्या करेगा कि 1756 में ये नवाब बन जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसकी एक पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला ये तो नवाब बन गया, इसकी दूसरी पुत्री थी। अब जब वो मतलब अब एक पुत्री का तो पुत्र को नवाब बन गया, लेकिन जो दूसरी पुत्री है उसके पुत्र को वो चाह रही थी कि मेरे पुत्र को नवाब घोषित किया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में सिराजुद्दौला और इसका जो मौसी लड़का है, मौसी वगैरह जो है वो गुट एक अलग हो जाता है, इनका गुट अलग, उनका जो गुट है, उनका जो ग्रुप है पूरा वो अलग हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि इनके बीच में भी संघर्ष होना आवश्यक हो गया, ठीक है, इनके बीच में भी क्या है, संघर्ष होना आवश्यक हो जाएगा। अब हम देखते हैं, चलिए सिराजुद्दौला के पीरियड को हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन अब आपसे यहीं से पूछता है। सिराजुद्दौला देखिए क्या है कि जब अलीवर्दी खां जब नवाब बना, तो इस अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति तो दे दी थी। इसने जो है इनको अनुमति दी थी कि आप बंगाल में आइए और एक निश्चित राशि दे करके और आप व्यापार करिए। व्यापार की जो दरें थी वो भी बहुत ही कम कर दी गई थी। एक तरीके से एक अधिकार पत्र, एक जो परमिट है वो भी जारी कर दिया गया था। लेकिन जो है इसके बावजूद भी जो अलीवर्दी खां है, ये जो अंग्रेज हैं इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहता था, और इसने इसलिए एक स्टेटमेंट दिया था कि इसने कहा था कि जो यूरोपीज हैं या जो अंग्रेज हैं ये मधुमक्खियों के झुंड के तरीके हैं। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजों को या यूरोपियों को मधुमक्खी का झुंड किसने कहा, ठीक है, किसका स्टेटमेंट था, तो हमको ध्यान में देना है अलीवर्दी खां का। अच्छा, चूंकि जो है जो सिराजुद्दौला है ये भी अब शुरुआत से ही अपने नाना के पास रहा, तो ये भी काफ़ी पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन में अपना भागीदारी दे रहा था। ये भी समझ रहा था कि जो मेरे नाना हैं ये यूरोपियों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते, जानते हैं कि उनकी जो है नीतियाँ कैसी हैं। अच्छा, इससे पहले भी वो लोग कुछ अभियान कर चुके थे, मराठाओं के प्रति कुछ अभियान किए हुए थे, मराठाओं से, मद्रास से भी 1-2 अभियान हो चुके थे शुरुआत में इनके। तो सिराजुद्दौला भी इनकी नीतियों से अच्छी तरह से परिचित था। तो देखेंगे लोग, जब सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है तो सिराजुद्दौला सबसे पहले जो यूरोपीय हैं इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। तो हम देखेंगे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे। सबसे पहले तो ये अंग्रेजों को, ये जो ब्रिटिश कंपनी है इसको आदेश देगा कि आपका जो बंगाल में फोर्ट विलियम है उस फोर्ट विलियम की घेरेबंदी नहीं करेंगे, ठीक है। पहली बात तो घेरेबंदी से रोक दिया गया। दूसरी बात, अंग्रेजों को कहा गया कि आप जो है प्रत्येक वर्ष एक उसकी जो टैक्स है, टैक्स की एक राशि फिक्स कर दी गई, और कहा गया कि आपको प्रत्येक वर्ष टैक्स की ये निश्चित राशि जमा करनी है, ठीक। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो अंग्रेज हैं इन्होंने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे सिराजुद्दौला के ऊपर, क्योंकि जो कासिम बाजार का जो एरिया था वहाँ कासिम बाजार में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी जिसको हम वेयर हाउस देखेंगे, वेयर हाउस गोडाउन। तो उस कासिम बाजार की जो फैक्ट्री है उसके निरीक्षण करने पर
सिराजुद्दौला के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा था कासिम बाजार की फैक्ट्री को आप हमारे निरीक्षण नहीं करेंगे। और सिराजुद्दौला को ऐसा आभास था, ऐसा पूरी तरीके से अनुमान था कि जो कासिम बाजार की जो फैक्ट्री है वहाँ से जितना ज़्यादा व्यापारी लोग कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो टैक्स है, टैक्स बहुत ही कम दिया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनसे क्या हो रहा है, जिनसे इनके बीच में जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज है इनके बीच में एक टसल का माहौल आ जाएगा। ठीक है, एक जो है इनके बीच में तनाव होना आवश्यक हो जाएगा। एक तो हम देखेंगे कासिम बाजार पर सिराजुद्दौला के निरीक्षण पर प्रतिबंध। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं उनके बीच संघर्ष का, सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम की घेरेबंदी पर प्रतिबंध। ठीक, कुछ ये दो पॉइंट कुछ ऐसे महत्वपूर्ण थे जिनकी वजह से अब सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज कंपनी है, जिनके बीच में संघर्ष होना आवश्यक हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला की इस रोक के बावजूद भी कि आप फोर्ट विलियम की आप घेरेबंदी नहीं कर सकते, इस रोक के बावजूद भी जो ब्रिटिश हैं क्या करेंगे, फोर्ट विलियम की घेराबंदी चालू कर देंगे। आज जब फोर्ट विलियम की घेराबंदी चालू कर देंगे तो 15 जून 1556 को सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देगा अपनी सेना के साथ और जितने भी जो अंग्रेज हैं उनको वहां से खदेड़ देगा। ठीक है, 15 जून 1556 को क्या हुआ, सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम से उस क्षेत्र से इन सभी को खदेड़ देगा बाहर। और उसके बाद जो कंपनी है उसको बंगाल पर व्यापार करने से भी रोक लगा दी जाएगी। घेरेबंदी करने के कारण आक्रमण हो गया, वह बंगाल पर व्यापार पर रोक। ठीक, चलिए यहां तक तो ठीक था सब कुछ, लेकिन अगली एक घटना घट जाती है 20 जून को। 20 जून 1756 की घटना क्या है, 20 जून 1756 को इस समय जो सिराजुद्दौला है इसको पता चलता है कि अंग्रेज अभी भी अपनी गतिविधियों को बंद नहीं कर रहे हैं। अंग्रेज अभी भी अपनी गतिविधियों को बंद नहीं कर रहे हैं, अभी भी व्यापारिक कार्य कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये जब पहुंचेगा उस हुगली वाले क्षेत्र पे तो वहां पर एक घटना होती है जिसका नाम है कालकोठरी घटना। अब ये कालकोठरी घटना क्या है कि सिराजुद्दौला जब उस वहां पर क्षेत्र में पहुंचेगा तो वहां पर जो है तकरीबन 146 जो ब्रिटिश थे वो उपस्थित होते हैं और इन सभी को उठा करके एक बहुत ही छोटे कमरे में बंद कर दिया जाता है। काफी छोटा कमरा था, 146 लोगों को इस कमरे में बंद कर दिया जाता है। केवल मात्र एक छोटी सी उसमें खिड़की भर होती है, जिससे क्या होता है, अच्छा 3 दिन बाद अब इस कमरे को खोला जाता है। तो जब 3 दिन बाद खोला जाता है तो केवल जो है 23 लोग ही जीवित बचते हैं। ठीक, अब जब 23 लोग जीवित बचते हैं तो अब इससे क्या हो गया कि इसी घटना को कालकोठरी की घटना का नाम दिया गया। ब्रिटिश काफी ज्यादा नाराज हो गए थे इससे, लेकिन अभी वो क्या था, एक अच्छे मौके की तलाश में थे और ये मौका इनको मिलेगा 1757 में जब क्लाइव जब भारत आता है उस समय। ठीक, अच्छा इसी समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसका नाम था हार्वेल। ये हार्वेल जो है ये भी इन 146 लोगों में शामिल था, लेकिन ये बच जाता है, इन 23 लोगों में था ये हार्वेल। इसीलिए हार्वेल को क्या कहा जाता है, इस कालकोठरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। आपसे काफी बार पूछा जा चुका है, ये आपके वनडे एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। हार्वेल के बारे में पूछ लिया जाएगा कि हार्वेल के बारे में पूछा जाएगा कि कौन जो है इस कालकोठरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, वो चीज आपको याद रखनी है। ठीक, अब हम देखेंगे यहां तो ठीक है। अब अंग्रेज भी अब सिराजुद्दौला से चढ़ चुके हैं, अब ये एक अच्छे मौके की तलाश में है। अब समय आ जाता है जून 1757 का। जून 1757 में क्या है, जो लॉर्ड क्लाइव है मद्रास का गवर्नर बना के भेजा जाता है।
इस समय तक ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा व्यापार में और वृद्धि करके और समृद्धशाली हो चुके थे। अब जैसे ही क्लाइव भारत आता है, क्लाइव भी जो कि साम्राज्यवादी नीति पर भरोसा कर रहा था, वो भी एक प्रसारवादी नीति का पालन कर रहा था। तो अब हम देखेंगे कि इस समय सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर। जब क्लाइव आता है तो क्लाइव को ये पता चलता है कि इसके जो सगे संबंधी हैं सिराजुद्दौला के, उसमें से इसकी जो मौसी होगी उनका जो एक अलग ग्रुप बन गया था, दूसरा इसका सेनापति मीर जाफर, और इस मीर जाफर का पुत्र था जिसका नाम था मीरन। इन लोगों ने मिलकर के और एक दो लोगों का और उल्लेख आता है, जैसे कि वहीं बंगाल के दो व्यापारी थे, ठीक है। तो इन लोगों ने मिलकर के एक अलग ग्रुप बनाया हुआ था जो कि सिराजुद्दौला को हटा करके और इसके मौसी के बेटे को बनाना चाहते थे नवाब। तो अब क्लाइव क्या करेगा, मीर जाफर से जाकर के मिलता है और मीर जाफर को ऑफर देता है कि आपको सिराजुद्दौला की जगह पर हम आपको नवाब घोषित कर देंगे। अब मीर जाफर क्या करेगा, क्लाइव का साथ देगा। अब इसी समय 22 जून 1757 को 1757 को क्या होगा, प्लासी का युद्ध होगा। अच्छा, ये जो प्लासी का युद्ध है, एक्चुअल में इसको कोई भी सैनिक युद्ध ना बोल करके अगर हम लोग बोले कि ये क्या है, कूटनीतिक युद्ध है, या फिर ये क्या है, एक इसको अगर हम षड्यंत्र की संज्ञा दो सही रहेगा। केवल 1.5 घंटे ही चला था एक अभियान। जैसे ही ये स्टार्ट हुआ, मीर जाफर तुरंत अपनी सेना लेकर के और क्लाइव के गुट में चला गया, ब्रिटिश वाले क्षेत्र में चला गया। इससे सिराजुद्दौला तुरंत अपना क्षेत्र छोड़ करके और ये अभियान नहीं करता और निकल जाता है। रास्ते में ही मीरन क्या करेगा, मीरन इसकी हत्या कर देगा। तो मीर जाफर का पुत्र है, मीरन सिराजुद्दौला की हत्या कर देगा। और इस तरीके से हम देखते हैं जो प्लासी का जो युद्ध है, ये प्लासी का युद्ध बिना हुए ही और जीत कौन जाएंगे, जीत अंग्रेज जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण, सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है प्लासी युद्ध। और इसके बाद फिर हम लोग अगला जो युद्ध देखेंगे वो हम लोग देखेंगे बक्सर का, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण एक बैटल में प्लासी का जो इन्वेजन था, जो आक्रमण था, ये बहुत अधिक तो नहीं महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इससे क्या है कि अंग्रेजों को बंगाल में अपने पैर रखने का मौका मिल गया। और इसके बाद जो बक्सर का जो अगला जो इन्वेजन होता है, उससे जो ब्रिटिश हैं वो पूरी तरीके से और हावी हो जाएंगे, बंगाल इनके पूरी तरीके से नियंत्रण में आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास। तो हम लोग देखते हैं बक्सर के युद्ध को। ओके।